हेलो दोस्तों, मैं अजय राजपूत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम 2026 का टेस्ट नंबर 6 लगाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल एमसीक्यू कंप्लीट टेस्ट विद डीआई यानी 100% परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये छठा टेस्ट है दोस्तों, इससे पहले 5 टेस्ट आपके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जो भी लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन सभी का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उन सभी वीडियो को भी वॉच जरूर कर लीजिए। अगर लेखपाल में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो आपको जरूर से जरूर वो सभी वीडियो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों हम यहां देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 किस बात को उल्लेख करता है, तो ध्यान पूर्वक देखेंगे। कह रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है, ऐसा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ जो भी प्रश्न है उनके संदर्भ में हम एनालिसिस भी करते चलेंगे और सभी लोग एनालिसिस में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो नोट भी आप लोग करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या बनवाली है, क्या चनोदड़ो है, क्या सुतकांगेनडोर है, क्या सुतगोटदा है, ये क्या आंसर है इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरकोटदा। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जबकि यहीं पे हम बात करें अन्य की, बनवाली की बात करें या बनावली की बात करें, तो यहां से मिट्टी का हल यानी खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं बनवाली से या बनावली से। ठीक है दोस्तों, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक, और यही तरह चंदोदड़ों की बात करते हैं। चंदोदड़ों से क्या प्राप्त हुआ है, तो चंदोदड़ों से जो दोस्तों प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ, मनके बनाने का कारखाना तथा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य जो है यहाँ से पाया गया है। तथा दोस्तों एक चीज और, लिपस्टिक का भी साक्ष्य यहाँ से मिलता है। कहां से? चंदोदड़ों से ये साक्ष्य मिलता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यही सुतकांगेडोर की बात करते हैं तो यहाँ से जो है बेबीलोन से व्यापार करने का साक्ष्य मिलता है। कहां से? सुतकांगेडोर से बेबीलोन से व्यापार करने का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं अन्य की, तो कुछ अन्य की बात करते हैं तो जैसे कि लोथल हो जाएगा। तो लोथल आप जानते हैं, यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है, हाथी के दांत मिले हैं, अग्निवेदिका मिला है, चौकोर अग्निवेदिका मिला है। अब यही बात करें मुहर कहां से प्राप्त हुए, तो सेलखड़ी की मुहर और तांबे की कुल्हाड़ी ये रोपण से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? रोपण से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अन्य की बात करेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, सभा भवन, कांस्य की निर्मित महिला की नग्न मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, ये सब मोहनजोदड़ो से आया है, मिला है। ठीक है, जबकि हड़प्पा की बात करें तो यहाँ से कांस्य की गाड़ी, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरे का चित्र, कांस्य दर्पण यहाँ से मिला है। कहां से? हड़प्पा से मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1489 से लेके 1517 आपका आंसर बन जाएगा। आपको पता सिकंदर लोदी जो है किसका पुत्र है? बहलोल लोदी का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसका सिकंदर लोदी जो था, इसका मूल नाम जो था निजाम खां था। क्या नाम था? निजाम खां। ठीक है, बात करें इसने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और इसकी जो माँ थी वो हिंदू माँ थी। कौन थी? हिंदू माँ, जो एक स्वर्णकार की पुत्री हुआ करती थी। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और सिकंदर लोदी के संदर्भ में एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा ही किया गया था। और इसकी मृत्यु की बात करेंगे दोस्तों, तो इसकी मृत्यु जो है 21 नवंबर 1517 ईस्वी को गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, चलिए इसी तरह से हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग। क्या कह रहा है? कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहा है किस वर्ष जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि
ऑप्शन में अगर हम देखें तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, 5वां नंबर, क्योंकि 73 रेगुलेटिंग एक्ट है, 74 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो याद रखिएगा, इसके अलावा मैं थोड़ा सा और 3 पे बात कर लूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की है। इसमें अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर एंड हाइड अन्य न्यायाधीश थे। यानी कुल 4 न्यायाधीशों की ये टीम हुआ करती थी जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसके अलावा बात करेंगे 1862 की, 1862 में तो यहाँ पे उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कहां कहां पे? कलकत्ता, बंबई, मद्रास में न्यायालयों की स्थापना की गई थी। जबकि बात करेंगे इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो इलाहाबाद में हाई कोर्ट की स्थापना जो है दोस्तों वो 1866 में की गई। कब की गई? 1866। जबकि इससे पहले 3 न्यायालय स्थापित किए जा चुके थे। अब बात करें दुनिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी प्रयागराज उच्च न्यायालय है। ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो कह रहा है बैक टू द वेदास का नारा किसके द्वारा दिया गया है, यानी वेदों की ओर लौट चले, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है, तो ये नारा आप सभी जानते हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर होगा दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग कंफ्यूज ना होवे, ठीक है, ये दयानंद सरस्वती द्वारा ही दिया गया है, वेदों की ओर वापस जाओ ऐसा कहा था इन्होंने। ठीक है, उसी को इंग्लिश में कहा गया है बैक टू द वेदास। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सरस्वती, दयानंद सरस्वती के बचपन का अगर नाम की बात करते हैं तो इनका मूल शंकर नाम था। इनका मूल नाम याद रखिएगा, मूल शंकर था। इनका जो जन्म हुआ था वो गुजरात के मौरवी रियासत के निवासी के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो हुआ था ब्राह्मण कुल में हुआ था। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में और चीजें, तो बंबई में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। यह भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर बनेगा क्या बनेगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा आपका बंगाल विभाजन की प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका करेक्ट आंसर, 5वें का सी। ओके, ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर मैं तारीख आपसे पूछूं तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्तुत किया था और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली थी। मैं हिंट के लिए बता देता हूं, जनवरी माह में मिली थी 1947 में। तारीख आप लोग बता दीजिए। यानी इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य डॉट 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 सुनिश्चित करता है। किस बात को सुनिश्चित करता है? तो इस बात में देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 देखिए आप लोग। कह रहा व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करता है। तो बिल्कुल यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रस्तावना आप सभी को याद होना ही चाहिए, जो शुरू होता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके आगे आप लोग इस बात को ध्यान देंगे, ये बीच की कड़ी है। बाकी सभी, क्योंकि वीडियो में टाइम नहीं होता इतना कि पूरा आपको बता दूं, पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप सुन लीजिएगा। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो भारत कह रहा है किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत किया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। और राजस्थान में अगर पूछे कहां से प्रारंभ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में यह प्रारंभ हुआ था। किस जिले से? नागौर जिले से यह प्रारंभ हुआ था। तो इस बात को भी आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे हम लोग, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कह रहा है, तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो सूर्य है दोस्तों। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और सूर्य के संदर्भ में बात करें तो सूर्य के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो सूर्य एक क्या है? तारा है जिसपे हाइड्रोजन की बहुलता है, जिसके कारण यहाँ का ऊपरी सतह का टेम्परेचर जो होता है, सूर्य के सतह का टेम्परेचर जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। जबकि केंद्र की बात करेंगे तो 1.5 इंटू 10 के पावर 7 यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अगर पॉइंट में बात करें 1.5 इंटू 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर होता है सूर्य के केंद्र का, जो कि बहुत ज्यादा है। सूर्य के सतह का टेम्परेचर जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि पृथ्वी के केंद्र के टेम्परेचर के बिल्कुल समान होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सूर्य की अगर किरणें पूछा जाए पृथ्वी तक कितने टाइम में आती हैं, तो 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड आपका ये उत्तर हो जाता है। कई कई किताबों में 8 मिनट 16 सेकंड, कई कई किताबों में 8 मिनट 20 सेकंड का समय दिखाया जाता है। ठीक है ना? और आप लोग कमेंट करके बताएंगे सूर्य पर उपस्थित हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मैरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? मैरियाना की जो खाई है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं ये दुनिया की सबसे गहरी गर्त है, इसके लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए जाना जाता है, जो कि प्रशांत महासागर में है। कहां पे है? प्रशांत महासागर में है। और ये भी बात याद रखिएगा, जो प्लेट है उनके खिसकने से ऐसा गर्त का निर्माण हुआ था। और ये गर्त की खोज की बात करेंगे कि कब हुई थी, तो 1948 में इस गर्त की खोज की गई थी। ठीक है ना? बात करें आगे तो इसकी अगर गहराई की बात करें तो 11,022 मीटर इसकी गहराई हो जाती है। कितनी हो जाती है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर इसकी गहराई हो जाती है। लगभग 11 किलोमीटर गहरी गर्त है और दुनिया की एक सबसे गहरी गर्त है जो पैसिफिक ओशियन में है। कहां पे है? पैसिफिक ओशियन में है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की। पारिस्थितिकी पदचिन्ह के माप की इकाई कौन सी है? पारिस्थितिकी पदचिन्ह के माप की इकाई क्या है? यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है उसकी इकाई कौन सी है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 11 नंबर का जो ऑप्शन होगा भूमंडली हेक्टेयर, इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमंडली हेक्टेयर। अवधारणा का अगर प्रतिपादन की बात करेंगे तो कनाडा के पर्यावरणविद जो थे, एक विलियम रिस तथा मैथियस जो थे, उन्होंने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था सबके सामने। ठीक है ना? उनकी कार्यविधि इसका मापन इकाई करती है। ठीक है ना? यानी इसको मापने का कार्य उन्होंने ही बताया था। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऊन जो है जैव निम्नीकरण है। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखिएगा। जैव निम्नीकरण जो पदार्थ होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जबकि यहाँ प्लास्टिक के कप, एल्युमिनियम फॉयल, कांच की बोतल, ये सब मिलने वाले नहीं है धरती में, इसलिए ये जैव निम्नीकरण में नहीं शामिल है। यानी ऊन जो है जैव निम्नीकरण है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलुप्ति के कगार पर है, यह क्या है? ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डुगोंग जो है एक स्तनपायी मैमल समुद्री जीव है। स्तनपायी क्या है? मैमल समुद्री जीव है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट उत्तर बन जाएगा। 13 नंबर का डी। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखेंगे। समुद्री गाय के रूप में भी इसे जाना जाता है। और ये मन्नार की खाड़ी में इनका एक रिजर्व बना हुआ है। कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी में इनका रिजर्व बना है। और प्रत्येक 28 मई को विश्व डुगोंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तारीख याद रखिएगा, 28 मई। तारीख क्या है? 28 मई की वो तारीख है जब डुगोंग दिवस के रूप में मनाया जाता है या समुद्री गाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक स्तनपायी है और इसे आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हरित गृह प्रभाव के अभाव में पृथ्वी का औसत तापमान कितना हो जाएगा?
तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो बनेगा वो -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हरित गृह प्रभाव का एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत गर्म बनाने में मदद करती हैं। इन हरित गृह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन आदि गैसें शामिल होती हैं। सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए, सबसे ज्यादा प्रभावी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर जलवाष्प और मीथेन गैसें मौजूद है इसमें, हरित गृह गैसों में। ओके, ये बात याद रखेगा। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? किस शहर को उत्तर प्रदेश के पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जो उत्तर बनेगा वो बनेगा आपका कन्नौज शहर। कन्नौज शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कन्नौज शहर को, जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था। माना जाता है कि कान्यकुब्ज यानी ब्राह्मण मूल के रूप में इसी स्थान के रहने वाले थे। जो ब्राह्मण, कान्यकुब्ज इसको कहा जाता था। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल से या गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र बनाने के लिए जाना जाता है। इसे इत्र नगरी के नाम से भी प्रचलित किया गया है। ये सभी आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? कौन सा जो है उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा, पलास। क्या बनेगा? पलास। ठीक है ना। पलास जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य बात किया जाए, जो पलास जो है आपका, इसे ढाक टेसू के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे जंगल की आग के रूप में भी लोग कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रज्वलित आग की तरह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। इसके साथ साथ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में साल, प्लास, अंजीर ये सब वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये भी बात याद रखिएगा। जबकि नदी तट के नम क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं वो नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबुल इन सब के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। दृश्य रूप में जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है? दृश्य रूप में 17 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा, आप सभी जानते हैं अगर देखना है तो मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? मॉनिटर की। और इसे आउटपुट डिवाइस के रूप में रखा जाता है। किसे? मॉनिटर को। यहाँ हालांकि यहाँ प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। आप लोग बताएं प्लॉटर जो है आउटपुट है अथवा इनपुट डिवाइस है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? कह रहा है प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर क्या बनेगा? एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम को उसमें शामिल होते हैं। और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी कार्य करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। सारे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर पे ही निर्भर करते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्या कह रहा है? ध्यान पूर्वक देखेंगे आप सभी लोग। कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गोविंद सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? बाबू गोविंद सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। ये कहां पर स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19। ये कुशीनगर में दोस्तों स्थित है। कहां पर? कुशीनगर में। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर बात करें इस शोध संस्थान की स्थापना की तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग दिमाग में सेव रखेंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो होगा वो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जून 2020 में उद्योग बंधु को आद्यतन किया गया और इसे इन्वेस्ट यूपी के रूप में पुनर्गठित किया गया। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में डॉट 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 विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। कितने आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 20। 20 सेज अधिसूचित किए गए हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो 20 तो बनाए गए। कितने बनाए गए हैं, 20। जबकि इसकी शुरुआत की बात करेंगे 2005 में, और जून 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य में 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है ना, ये भी बात याद रखेंगे, जिसके तहत विभिन्न सेक्टरों आईटी, वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, गैर पारंपरिक ऊर्जा की पूर्ति व संचालित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये भी बात याद रखेंगे। तो 20 तो पहले के हैं, ठीक है, बाद में और स्थापित किए गए। अगर कुल की बात करें तो 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, यानी सेज हैं, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है ना, 20 इस प्रश्न के हिसाब से 20 ही उत्तर होगा, लेकिन अगर ऑप्शन नंबर डी भी है तो इसमें 31 भी आंसर बनेगा। ठीक है ना, ये भी बात ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर कह रहा है अपने संगमरमर के लिए जाना जाता है? तो 22 नंबर का जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र शहर अपने संगमरमर के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, मिर्जापुर में पाए जाने वाले खनिज जो हैं बहुत सारे हैं, सैंडस्टोन है, कैल्साइट है, एंडालुसाइट है, हीरा है, ये सब भी पाया जाता है आपके मिर्जापुर में। ठीक है ना, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है मिर्जापुर से। मिर्जापुर की कजरी दोस्तों आप जानते ही ये भारत भर में कितना प्रसिद्ध है, मिर्जापुर की कजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोतीलाल नेहरू सीआर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? ये आपको उद्देश्य बताना है कि क्या आंसर होगा। 23 नंबर का उत्तर क्या होगा, 23 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। विधानसभाओं में प्रवेश कर विरोध करने के लिए ये इनका उद्देश्य रहा था। ठीक है ना, याद रखिएगा। इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। उस समय इसके अध्यक्ष जो थे वो सीआर दास थे तथा सचिव मोतीलाल नेहरू बने थे। सचिव कौन बने थे, मोतीलाल नेहरू बने थे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, करेक्ट उत्तर। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। कहाँ हुआ, लखनऊ में। बात करें प्रथम बैठक की तो 1936 में लखनऊ में ही आयोजित किया गया था। उसी को कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का जो है बैठक। ठीक है, अध्यक्ष की बात करें, संस्थापक की बात करते सहजानंद सरस्वती थे इसके अध्यक्ष एवं संस्थापक। ठीक है ना, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज और इसमें आपको याद रखना चाहिए कि बिहार के प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक भी रहे हैं ये। ठीक है ना, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, चंदावर के युद्ध 1194 में जो जयचंद की हार हुई थी वो कहाँ हुई थी? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि चंदावर की जो हार हुई थी जयचंद की वो कहाँ हुई थी। तो 1194 में सभी जानते हैं कि चंदावर का युद्ध जो है 1194 में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में और किस नदी के किनारे? तो इटावा यमुना नदी के किनारे हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इटावा यमुना नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उत्तर प्रदेश नाम किस वर्ष दिया गया? उत्तर प्रदेश नाम किस वर्ष दिया गया, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश नाम जो है 24 जनवरी 1950 को इसको दिया गया है। इससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था। जबकि अगर बात करें सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, तो इसका नाम सिर्फ जो था वो क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत नाम था इसका सबसे पहले। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है ये कह रहा है। क्या बिरहा नहीं है, कजरी नहीं है, रसिया नहीं है, क्या नहीं है इसमें से? ठीक है, तो बिरहा आप सभी जानते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक फेवरेट लोकगीत है, सभी जानते हैं। कजरी आप सभी को बताया मैंने अभी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में प्रसिद्ध है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये भी प्रसिद्ध है। जबकि रसिया की बात करते हैं तो ब्रज क्षेत्र में रसिया लोकगीत प्रसिद्ध है। बस डोला मारू जो है दोस्तों यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। यह राजस्थान का है दोस्तों, न कि
उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, आप सभी जानते हैं, गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी जो अब विलुप्त हो चुकी है उसी के किनारे लगाया जाता है। जबकि बात करें महाकुंभ जो है 4 जगह पे लगते हैं। कितनी जगह पे लगते हैं? महाकुंभ जो है 4 जगहों पर लगता है। वो 4 जगह कौन कौन से हैं? तो आप सभी जानते हैं, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है, और प्रयागराज में आपका गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। जबकि यही बात करें हरिद्वार पे तो गंगा नदी के तट पर लगता है। 12 वर्षों पर एक बार महाकुंभ लगता है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे आप लोग। कुल 4 जगह लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी ऑप्शन नंबर 28 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? ठीक है ना। तो 29 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका बाराबंकी। क्या बनेगा? बाराबंकी में बनेगा, ये बात ध्यान रखना है। 12 किलोमीटर से दूर देवा शरीफ जो है बाराबंकी में, वहीं पर यह मेला लगता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये आता बाराबंकी में ही है, देवा शरीफ, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। और यह कार्तिक माह में सबसे बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है यहाँ पे, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो उत्तर बनेगा, क्या बनेगा, आप लोग बताएंगे। इनमें से कौन सा एक क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, हिंदी के अलावा दूसरी जो भाषा बोली जाती है वो उर्दू है। कौन सी है? उर्दू। उर्दू जो है राजकीय भाषा सेकेंड के रूप में इसे अपनाया गया 1989 में, 1989 में। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहा है हरदौल कथा विशेष रूप से डॉट 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 क्षेत्र की लोक कथा है। मतलब हरदौल कथा जो है किस क्षेत्र की लोक कथा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये बुंदेलखंड, क्वेश्चन नंबर 31 का बी आंसर बनेगा बुंदेलखंड का। किसका बनेगा? बुंदेलखंड का बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें कि बुंदेलखंड किस क्षेत्र में आता है, तो बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश और एमपी की सीमा जो लगती है वही क्षेत्र बुंदेलखंड कहलाता है, ठीक है ना। एमपी जो सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की, उसमें कई जिले जो आते हैं आपके, वो बुंदेलखंड में आते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग जानते हैं जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट वगैरह वगैरह जो जिले हैं आपके, ये सब बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। धनपत राय किस नाम से प्रसिद्ध हैं? धनपत राय किस नाम से प्रसिद्ध हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो धनपत राय आप सभी जानते हैं मुंशी प्रेमचंद्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र जो है नवाब राय नाम से भी उर्दू में लिखते थे, नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उनकी सोजे वतन कहानी संग्रह की प्रतियां तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी। कौन सी सरकार ने? अंग्रेजी सरकार ने, सोजे वतन, ठीक है ना। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो इसका आंसर होगा राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। यही पे बात करें 34 नंबर, मिताक्षरा ग्रंथ किस विधि से संबंधित है? तो मिताक्षरा जो ग्रंथ है वो हिंदू विधि से संबंधित है, ये बात आप याद रखेंगे। मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर द्वारा 12वीं सदी में याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई एक टीका है। क्या है यह? एक टीका है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आधुनिक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है? उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को प्रभावित करता है, ठीक है ना, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब हुआ? मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब हुआ? 35 नंबर का आंसर जो बनेगा 1995, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बात करें एग्जैक्ट, यह योजना 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय स्तर पर लागू हुई थी। हालांकि तमिलनाडु में 1960 के दशक से पहले चल रही थी, मतलब उससे पहले से ही तमिलनाडु में यह योजना चल रही थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं ध्यान से। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? क्या बलवंत राय मेहता समिति है? क्या LM सिंघवी समिति संबंधित है?
सादिक अली, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बलवंत मेहता हो, चाहे अशोक मेहता हो, चाहे एलएम सिंघवी समिति हो, चाहे आपका कोई भी हो, बस सादिल अली समिति नहीं होगा इसमें से, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पंचायती राज के संदर्भ में इन्हीं लोगों का नाम आता है, जबकि सादिल अली समिति का नाम नहीं आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन क्या बनेगा? इसका ऑप्शन बनेगा 1 जुलाई 2001। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या बनेगा? 1 जुलाई 2001 श्रम मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। किस लिए शुरू किया गया था? कृषि मजदूरों को जीवन बीमा हेतु, पेंशन और दुर्घटना में लाभ हेतु इसको शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? मिट्टी का कटाव किस प्रकार की मिट्टी में सर्वाधिक होता है? तो आप सभी जानते हैं बलुई मिट्टी में सर्वाधिक कटाव होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की। तो वो क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग। कह रहा है डीओ लेटर, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है? मतलब डीओ का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो यानी इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? डेमी ऑफिशियल लेटर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डेमी ऑफिशियल लेटर। डीओ लेटर का पूर्ण रूप क्या होगा? डेमी ऑफिशियल लेटर इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। डीओ लेटर जो होता है अर्धशासकीय पत्र होता है। कैसा पत्र होता है? अर्धशासकीय पत्र होता है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं? अविलंब, ठीक है। आप लोग ये बताएंगे अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, सरकार के किसी आदेश का पालन शीघ्रता से कराना हो, किसी विभाग में कोई जानकारी अविलंब देना हो, तो ऐसे पत्र को अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आप सभी जान लें अंतस्थ व्यंजन जो होता है य व र ल होता है। य व र ल यानी य र ल व, ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जबकि बात करें यहीं पे उष्म व्यंजन की तो वो शकशः होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होता अगर उष्म व्यंजन पूछा गया होता, ठीक है ना। अगर दंत व्यंजन की बात करेंगे, तालव्य व्यंजन की बात करेंगे या आपका कंठ व्यंजन की बात करेंगे, तो आप सभी जानते हैं कि 5 वर्ग होते हैं। क्या होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, इसी तरह से ट वर्ग, त वर्ग, इसी तरह से आपका प वर्ग। ये 5 जो वर्ग हैं दोस्तों, ये अलग अलग जगह से इनको बोला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे क वर्ग है आपका, जैसे क ख ग घ ङ, ये जो वर्ड है आपका किससे बोले जाते हैं? तो इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, कंठ से बोला जाता है क वर्ग के सभी अक्षर। ऐसे ही इचुए सानम तालु, तालु से बोले जाते हैं च वर्ग। ऐसे ही ऋतुरुसाड़म मूर्धा, आपके जो ट वर्ग के अक्षर होते हैं उनको मूर्धा से बोला जाता है। इसी तरह से लितुलसानम दंत, दंत से त वर्ग बोले जाते हैं। और उपु पद्मनिया नाम ओष्ठ, ओष्ठ से जो है प वर्ग के अक्षर बोले जाते हैं। इसके अलावा उ भी बोले जाते हैं। इसमें सारी डिटेल्स में जो है वीडियो अगर देखना है तो प्लीज चैनल पे जो है ऐसी वीडियो पड़ी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, सभी का डिटेल्स में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। और भी है जो कि मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान पूर्वक देखेंगे। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा होगा? आना जाना में अपेक्षित जो विराम होगा वह योजक चिन्ह होगा। कौन सा होगा दोस्तों? योजक चिन्ह होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। आप लोग बताएंगे कि अर्ध विराम जो होता है वो किस तरह से बनाया जाता है? क्या इस तरह से अर्ध विराम बनाया जाता है अथवा नहीं? यस या नो, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि, निरधि, ठीक है ना। इनमें से आपको विचार करना है, यानी शुद्ध शब्द आपको तलाश करना है कौन सा शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। तो आप देख क्या रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें अतिशयोक्ति जो है वो भी सही है, मरीचि भी सही है, निरधि भी सही है, ये वर्तनी से शुद्ध है। जबकि दुर्गति जो है
ये शुद्ध नहीं है। दुर्गति कैसे लिखा जाता है दोस्तों, वो ऐसे लिखा जाता है दुर्गति, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है दुर्गति, जो कि ऑप्शन में लिखा है दुर्गति, ठीक है ना, वो बिल्कुल गलत है। यानी शुद्ध शब्द आपको छांटने के लिए दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो बनेगा आप तलाश करिए किस ऑप्शन में जो है अतिशयोक्ति, मरीचि और निरधि, यानी 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है आपसे, कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण का सही उदाहरण विकल्प कौन सा है। परिमाणवाचक विशेषण की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है, जहां पर 5 किलो एवं कम शब्द परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा, 5 किलो, कम शब्द, ये सब क्या है आपके परिमाणवाचक विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। अगर बात करें हम लोग परिमाणवाचक विशेषण की, तो किसी वस्तु की नाप तौल का बोध कराता है। किसका कराता है, किसी वस्तु का नाप तोल का बोध कराता है, जैसे शेर भर, दूध, तोला भर, सोना, थोड़ा पानी इत्यादि शब्द जब भी आएंगे वो परिमाण को बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, परिमाण का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक जो विशेषण होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। निम्न में से भाववाच्य कौन सा है, निम्न में से कह रहा है भाववाच्य कौन सा है, ये आपको बताना है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 44 का देखिएगा, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है भाववाच्य दिख रहा है आपको। श्याम पत्र लिखता है, क्या इसमें भाववाच्य दिख रहा है। मोहन से दौड़ा नहीं जाता दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भाववाच्य जो है ऑप्शन नंबर सी में दौड़ा नहीं जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो इसके संदर्भ में, तो जिस वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। किसको छोड़कर, कर्ता व कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे भाववाच्य कहते हैं। मोहन से बैठा नहीं जाता, वाक्य में बैठा नहीं जाता से भाव स्पष्ट हो रहा है कि उससे बैठा नहीं जाता, उसे कष्ट हो रहा है या कोई अन्य प्रॉब्लम है उसको, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो इसमें जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, मोहन से दौड़ा नहीं जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्न में से संकर शब्द कौन सा है, कह रहा है निम्न में से संकर शब्द आप लोग बताएंगे कौन सा है, कि निम्न में से संकर शब्द आपको कमेंट करके बताना है कौन सा है। पहले आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चुगलखोर। क्या हो जाएगा, चुगलखोर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। संकर शब्द है क्योंकि 2 भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द को ही संकर शब्द कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको तो पता ही होगा, जैसे थानेदार, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, टिकट घर, नारिकेल तत्सम शब्द है, ठीक है ना। तो नारिकेल तत्सम शब्द है, आतिशबाजी विदेशी शब्द है, लफंगा जो है देशज शब्द है। तो यानी आपका जो प्रश्न का उत्तर बनेगा वो चुगलखोर बनेगा। क्या बनेगा, चुगलखोर बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए, ठीक है ना, विलोम शब्दों से मिलाइए। ये क्या सही है अथवा गलत है, ये आपको ध्यान पूर्वक उसकी मिलान करनी है, ठीक है ना। चलिए मिलान कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 का। देखिए जरा, उर्वर का विलोम जो होता है वो ऊषर होता है ना, क्या होता है, ऊषर होता है। बंजर का उपजाऊ होता है, बंजर का क्या होता है, उपजाऊ होता है। गरिमा का दोस्तों जो होता है लघिमा होता है, क्या होता है, लघिमा होता है, यानी कि तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा। देखिए दोस्तों बी और सी ऑप्शन में है, किसमें है, बी और सी में। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर बनेगा। किसमें बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा 46 का करेक्ट उत्तर, ठीक है ना। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आयु का जो है क्या हो जाएगा, ठीक है, आयु का दुर्ग्रह, ठीक है ना, यानी दुराग्रह, ठीक, ये होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्ण एवं वारण शब्दों का सही शब्द अर्थ बताइए। वर्ण एवं वारण, तो वर्ण का अर्थ क्या होता है, वारण का क्या अर्थ होता है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 47 में, ठीक है ना।
तो वर्ण मतलब क्या होता है? चुनाव होता है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? चुनाव। जबकि वारण शब्द का अर्थ होता है न्योछावर। तो न्योछाव, चुनाव और न्योछावर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 47 नंबर का। ठीक है। बाण आहत शब्द में समास कौन सा है? बाण आहत शब्द में समास कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं बाण से आहत। ठीक है, समास विग्रह अगर करिएगा तो बाण से आहत होगा, यानी ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष है? करण तत्पुरुष समास है। कौन सा है? करण तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा आप लोग। जबकि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेष विशेषण भाव उत्पन्न होता है। जबकि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है ना, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी आपको याद रखना चाहिए ताकि समाज से संबंधित प्रश्न आपका उत्तर गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कन्नौजी भाषा किस जिले में मुख्य रूप से बोली जाती है? कन्नौजी भाषा मुख्य रूप से पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर बी आपका कन्नौजी जो होगा 49 का बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ कानपुर लिखा है, यहाँ कानपुर नहीं होगा, यहाँ कन्नौज, कन्नौजी कन्नौज में होगा। ठीक है, इसके अलावा कानपुर में भी बोला जाता है, ये बात गलत नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही बन जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 50 नंबर क्या कह रहा है? भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख मॉडलों में शामिल है। भारत में सार्वजनिक नीति के प्रमुख मॉडलों में कौन सा शामिल है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया 50 नंबर का। ठीक है, तो 50 नंबर का जो होगा शीर्ष से नीचे दृष्टिकोण, जमीनी स्तर का मॉडल, सहयोगात्मक मॉडल, उपयुक्त सभी आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा 50 नंबर का। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? कह रहा है गगनयान मिशन के तहत भेजे जाने वाले व्योम मित्र का क्या अर्थ है? व्योम मित्र का क्या अर्थ है? 51 नंबर से पूछ रहा है। ठीक है ना, इसका अर्थ ये है दोस्तों कि अंतरिक्ष का मित्र, अंतरिक्ष का मित्र, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ठीक है, मिशन गगनयान दोस्तों कब भेजा जाएगा? आप लोग एक कमेंट करके बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जिनके नाम पर विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है, उनका मुख्य योगदान था, क्या था उनका योगदान? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं 52 नंबर का उत्तर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, CSIR की स्थापना। CSIR की स्थापना, 12 बड़ी प्रयोगशालाओं को उन्होंने स्थापित किया था। भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं के जनक माने जाते हैं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। इन्हीं के याद में आप सभी जानते हैं कि विज्ञान पुरस्कार दिया जाता है, ये सभी लोग आप लोग जानते होंगे। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायुदाब प्रवणता कैसी होती है? 53 नंबर का आंसर क्या बनेगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, बहुत अधिक होती है। प्रवणता जो होती है वो क्या होती है? बहुत अधिक होती है। ठीक है ना, सामान्यतः बात करें तो समदाब रेखाएं एक दूसरे के नजदीक होती हैं और उच्च वायु दाब प्रवणता का प्रतीक होती हैं। ठीक है ना, और याद रखेंगे आप लोग चक्रवात जो आता है वो भारत में आता है, जबकि इसी को अगर कहा जाए कि हरिकेन कहाँ आता है, ठीक है, टॉर्नेडो एली कहाँ आता है, टाइफून कहाँ आता है, तो ये सब चक्रवात जो है ये कहाँ कहाँ आते हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। MS एक्सल जो है 2007 की वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 54 नंबर का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 10,48,576 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 10,48,576 ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55? कह रहा है MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिकृत पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देता है? तो 55 नंबर का आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज बनेगा। क्या बनेगा? मेल मर्ज। क्या बनेगा? मेल मर्ज। आपको ये बात ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, इंटरनेट बनाने वाले नेटवर्क में किस रूटिंग प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर जो बनेगा वो बनेगा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एक्सटीरियर गेटवे
प्रोटोकॉल बनेगा, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण अगर बात किया जाए तो बीजीपी है, यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, जो इंटरनेट पर विभिन्न स्वामित्व प्रजातियों जैसे कि ऑटोनॉमस जो है सिस्टम है, यानी एएस के रूप में कहा जाए तो रूटिंग निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका रूटिंग निर्णय लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एएस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपके कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है? क्वेश्चन नंबर 57 का जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडम। क्या बनेगा? मॉडम बनेगा आपका करेक्ट उत्तर 57 का सी। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर एक इसका पूरा नाम होता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में और एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यह आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है, ठीक है ना, जिसमें वैश्विक संचार संभव हो जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा G2C यानी सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है? ई गवर्नेंस सेवा का एक उदाहरण है, ये आपसे पूछा गया है। तो 58 नंबर प्रश्न का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, ठीक है ना, ई गवर्नेंस सेवाएं होती हैं ये, ठीक है। ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है ना, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन हो सेवा का उदाहरण है, क्योंकि यह सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधा है जिसमें वे ऑनलाइन कर दाखिल कर सकते हैं, यानी टैक्स को ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। तो 59 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान पूर्वक देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है? ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है 59 नंबर का, तो वो पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट जो है ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है, बाकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई वॉलेट सभी के सभी जो है वो ऑनलाइन पेमेंट मोड है, ठीक है ना। अगर बात किया जाए यहीं पे पॉडकास्ट क्या है? एक प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर डाउनलोड हेतु डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध कराया जाता है। जैसे डिजिटल ऑडियो फाइलों को कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत डिवाइस पर डाउनलोड कर सकता है यदि उसको यह ऑडियो फाइल पसंद हो तो, ठीक है। इसे पॉडकास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉडकास्ट। एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या क्या कही जाती है? बिट्स की संख्या जो होती है वो क्या कही जाती है? तो 60 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा बिट डेप्थ। बिट डेप्थ कहा जाता है, ठीक है ना। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के किसी विशेष खंड की संभावित सटीकता का वर्णन करती है ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? कह रहा है कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है, वो कौन सा है, ठीक है। तो 61 नंबर का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डॉस। क्या बनेगा? डॉस, DOS, ठीक है। बात करेंगे डिनायल ऑफ सर्विस, यानी कि ये डॉस वो डॉस नहीं है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये DOS जो है ये क्या है? इसका पूरा नाम डिनायल ऑफ सर्विस। यह एक साइबर अटैक है। यह क्या है? एक साइबर अटैक है। इसमें अटैक किसी सिस्टम या नेटवर्क को इतना अधिक ट्रैफिक भेजते हैं कि वह वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। मतलब कि जो साइबर अटैक होता है उस दौरान ढेर सारे ट्रैफिक भेज देता है वो, जिसकी वजह से उपयोगकर्ता भी प्रॉब्लम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? क्वेश्चन नंबर 62 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पर्ल। कौन होगा? पर्ल आपका आंसर हो जाएगा। आमतौर पर एआई के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि इसके साथ साथ लिस्प, प्रोलॉग भाषाएं जो हैं इनका एआई में उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। पाइथन का भी उपयोग जो है एआई में किया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। पाइथन का उपयोग भी एआई में किया जाता है। 63 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आईओटी डिवाइस का उदाहरण नहीं है? आईओटी डिवाइस का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है आईओटी का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। वह मेमोरी जिसमें किसी लोकेशन पर उस लोकेशन को बताने के बाद एक निश्चित समय में पहुंचा जा सकता है, क्या कहलाता है? ठीक, 64 नंबर का ऑप्शन बनेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बनेगा? रैंडम एक्सेस
मेमोरी बनेगा इस प्रश्न का सीधा उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65, ध्यानपूर्वक देखेंगे। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को एक आईपी पते की आवश्यकता होती है। आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल 65 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है ना। एक टीसीपी होता है दोस्तों, उसको कमेंट करके बताएंगे कि टीसीपी का पूरा नाम क्या होता है। पार्श्वीकरण प्रक्रिया का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आप सभी जानते हैं पार्श्वीकरण प्रक्रिया की जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? लुई पास्चर के द्वारा किया गया। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। इनका कहना था कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए दूध को गर्म करने की विधि जो विकसित की थी, जिसे पार्श्वीकरण इन्होंने कहा था। क्या कहा था? पार्श्वीकरण कहा था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट यानी डीआरएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीआरएम का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो मैं बता दूं आपको कि डीआरएम जो है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट का उपयोग डिजिटल मीडिया के कॉपीराइट और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसको नियंत्रित करने के लिए? कॉपीराइट और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए डीआरएम का इस्तेमाल किया जाता है। 68 नंबर की बात करते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पारित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 2005 में भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े मान्य अन्य मामलों के लिए इसे पारित किया गया था। ठीक है ना, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पे। ठीक है, वो क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? भारत में भूकंप के अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में शामिल नहीं है। मतलब भारत में सर्वाधिक भूकंप क्षेत्रीय जोन कौन सा है? ठीक, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है 69 का। तो इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दक्कन का पठार। क्या बनेगा? दक्कन का पठार अति भूकंपी क्षेत्र में शामिल नहीं है, जबकि उत्तराखंड, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, कश्मीर की घाटी, गुजरात का कच्छ भूकंप के अधिक प्रभावित क्षेत्र में आता है, अति संभावित क्षेत्र में आता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि दक्कन का पठार जो है इस क्षेत्र में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण का नैतिक और विधिक आयाम किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण का नैतिक और विधिक आयाम किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? डेटा गोपनीयता और नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि कानूनों के अंतर्गत सुरक्षित रहता है। यह डेटा देश के कानूनों के अंतर्गत जो है वो सुरक्षित रहता है, यानी इसे कहा जा सकता है यह राइट टू प्राइवेसी और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने का क्या कारण है? नवीकरणीय ऊर्जा से निर्मित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं होती, इसलिए यह एक स्वच्छ ऊर्जा है। इसी कारण से इसे बढ़ावा देने की बात कही गई है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, प्रदूषण रहित ऊर्जा। प्रदूषण रहित ऊर्जा। 72 नंबर क्या कह रहा है? ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान संबंधित है। ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है? 72 नंबर। 72 नंबर का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने से संबंधित है। ठीक है ना, किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान की शुरुआत की गई थी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। निम्न में से कौन द्विउपयोगी तकनीक का उदाहरण है? द्विउपयोगी मतलब दो दो कार्यों में जिसका उपयोग होता है, वो कौन सा आंसर बनेगा आपका? 73 नंबर का क्या आंसर बनेगा आपका? 73 नंबर का सी ऑप्शन बनेगा, जीपीएस प्रणाली। क्या बनेगा? जीपीएस प्रणाली। क्योंकि नागरिक नेविगेशन और सैन्य लक्ष्य निर्धारण दोनों में इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे द्विउपयोगी तकनीक का उदाहरण माना जाता है। किसको? जीपीएस को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 74। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किस राज्यों से गुजरती है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 74 का एक सरल सा प्रश्न है। ठीक है ना।
तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम से यह रेखा गुजरती है। तो इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो इसमें जो नहीं आता है वो कौन सा हो जाएगा? आपका असम जो है इसमें नहीं आता है, यानी 1, 2, 4 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 74 का। अगर मैं बात करूं सभी राज्यों की, तो मैंने अभी जस्ट सभी राज्यों को आपको बताया है। 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है और कुल कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो 18 देशों से दोस्तों गुजरती है, जबकि विषुवत रेखा जो है वो 13 देशों से और मकर रेखा जो है वो 10 देशों से गुजरती है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है। ठीक है, 8 राज्यों को अगर आपको याद रखना है तो मित्र पर गमछा झार आपको ये ट्रिक याद रख लेनी है, आराम से आपको याद हो जाएगा। 75 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनर्भरण सर्वाधिक है? किस नदी का पुनर्भरण जो है वो सर्वाधिक है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया 75 नंबर का। तो 75 नंबर का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। क्या बनेगा? कृष्णा नदी आपका आंसर बन जाएगा। क्योंकि अगर बात किया जाए कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन का लगभग 46% गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है, जबकि उत्तर पश्चिमी प्रदेश में और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भौम जल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। उपयुक्त में कृष्णा नदी बेसिन का पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 76 नंबर। फ्लो पैन के नीचे एक अवैध परत बनाने के लिए स्थिर पानी की स्थिति में किए गई जुताई ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो 76 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पडलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पडलिंग। यानी पडलिंग जुताई वह कृषि प्रक्रिया है जिसमें फ्लो पैन के नीचे एक अवैध परत बनाने के लिए इसे बनाया जाता है। इसमें मुख्यतः देखते हैं तो धान की खेती के लिए खेत की मिट्टी को पानी से भर दिया जाता है और फिर पडलर या ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी को हल या कल्टीवेटर से उलट फेर करके 5 से 10 सेमी गहराई तक जुताई कर दी जाती है, जिसे हम लोग पडलिंग जुताई के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं तो 77 क्या कह रहा है उसको भी ध्यान पूर्वक देखेंगे आप लोग। कह रहा सितंबर 2025 में किस गांव में पहली बार बिजली आपूर्ति की शुरुआत की गई? तो वो कौन सा गांव है दोस्तों जिसमें पहली बार बिजली गया? तो फुलवरिया गांव है दोस्तों। 8 दशक के बाद पहली बार बिजली की आपूर्ति यहां सुनिश्चित की गई है। अगर बात करें ये कहां है तो कोडरमा नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, जो कि झारखंड में पड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, फुलवरिया ग्राम सभा। ठीक है ना, ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मंदिर के पुनर्निर्मित परिसर का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का 78 नंबर का ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में। कहां पे? त्रिपुरा में किया है। त्रिपुरा में गोमती जिले में स्थित प्राचीन शक्तिपीठ माता त्रिपुरी सुंदरी मंदिर के पुनर्विकसित परिसर का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे हम लोग। कह रहा है मई 2025 में किस राज्य द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई? 79 नंबर का उत्तर क्या होगा? 79 का। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उड़ीसा सरकार द्वारा सहयोग पहल की शुरुआत की गई है। किस सरकार के द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। यह पहल जो है शहरी जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचाने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। 80 नंबर क्या कह रहा है? प्रतिवर्ष विश्व लूपस दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विश्व लूपस दिवस। यह बीमारी रूमेटोलॉजी का एक प्रकार है तथा मुख्य रूप से महिलाओं में पाई जाने वाली यह बीमारी है। ठीक है ना, रूमेटोलॉजी का एक प्रकार है लूपस। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है मई 2025 में 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहां किया गया? ठीक है ना, तो 81 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहां पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ये बात आपको ध्यान रखना है। 22वां भारत टेलीकॉम 2025 का आयोजन कहां हुआ? न्यू दिल्ली। ठीक है। 82 नंबर कह रहा है आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन जो है वो किस सूची का विषय है? क्या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किस विषय का सूची है? सूची का विषय है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कह रहा है संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना वह क्या कहलाता है। 83 नंबर का जो बनेगा ऑप्शन वो बनेगा बी, नीति कटौती कहलाता है। क्या कहलाता है? नीति कटौती कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यह मांग की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है। किसकी प्रति असहमति व्यक्त करता है? मांग की नीति के प्रति असहमति जो होती है उसको व्यक्त करता है। अगर कहा जाए मांग की राशि 1 रुपए कर दी जाए, सदस्य कोई वैकल्पिक नीति को पेश कर सकते हैं। ये बात भी आपको समझनी है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात यानी CRR में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? क्या वृद्धि होगी, कमी होगी, कोई प्रभाव नहीं होगा, साख सृजन प्रभावित होगा, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो 84 नंबर का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो ये बात याद रखेगा। बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी होने का प्रभाव होता है। यह क्या होता है? बैंकों में नगद कोष में कमी होने का प्रभाव होता है। बैंकों की आय में वृद्धि होना, बैंकों की आय में वृद्धि होना। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब नगद अनुपात कम होगा तो बैंक उसका उपयोग करेगा, और बैंक जब उपयोग करेगा तो उसके जो आय होगी, प्रतिभूति होगी, उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तो सभी आप जानते हैं शेयर बाजार से जुड़ा है। 85 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुल किसको डिनोट करता है? जब बाजार मंद होता है तो बुल डिनोट करता है, क्योंकि बुल सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़ा है? तो वो आप सभी जानते हैं किससे जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़ा है? तो शेयर बाजार से जुड़ा है। बुल दोस्तों देखिए सर उठा के चलता है, तो शेयर बाजार में जब वृद्धि होती है तो उसे बुल कहते हैं। जब बियर अपने सर को नीचे करके चलता है, इसलिए जब मंदी आती है तो बियर के सिंबल से उसको दर्शाया जाता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है? 86 नंबर का उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां होगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, सतत शहर और समुदाय किस एसडीजी से जुड़ा हुआ है? किस एसडीजी से जुड़ा हुआ है? कह रहे सतत शहर और समुदाय किस एसडीजी से जुड़ा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किससे जुड़ा है? 17 गोल बताए गए हैं ना, उस गोल में से किस गोल में इस बात का उल्लेख किया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो क्या एसडीजी 10 में है, क्या एसडीजी 11 में है, क्या एसडीजी 12 में है, या एसडीजी आपका 13 में है? किसमें है? तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एसडीजी 11 में इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, जबकि एसडीजी 10 में कहा जाए तो असमानताओं में कमी लाना है, जबकि 12 में बात करें संवहनी उपभोग और उत्पादन की वृद्धि करना होता है। ठीक, जबकि 13 में जलवायु कार्रवाई के लिए कहा गया है। ये बात ध्यान रखेंगे। कुल 17 गोल हैं दोस्तों, 1 से लेकर 17 तक क्रम से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है ना, आपको जो है ये 17 गोल मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, इसको आप देख लीजिए। ये 17 के 17 गोल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉट 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 प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, वह क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 88 का उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तारांकित प्रश्न कहा जाता है। एक दिन में जो तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनकी प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 20 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अतारांकित प्रश्नों की संख्या एक दिन में कितनी हो सकती है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चलते हैं, नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है मैक एड्रेस की मानक इकाई जो है, मानक लंबाई जो होती है वो कितने बिट्स की होती है? तो 48 बिट्स की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्त करने की दिशा में है। यह परियोजना केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है। क्या इनमें से कौन सा सही है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो 90 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा, केवल फर्स्ट सही है, दूसरा जबकि गलत है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, यह एमपी में भी शामिल है। ये कहाँ शामिल है? एमपी में भी इसको बेनिफिट एमपी को भी मिलता है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन जो हम लोगों का है, किसका? डीआई का। उसके संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं डीआई के क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला जो है आपका डीआई का फिगर 91 से लेके 95 है, जो कि बेची गई कारों की संख्या 2008 से 16 के बीच दर्शाई गई है। इनको ध्यान पूर्वक देखेंगे और इनका अध्ययन करते हुए इनका उत्तर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए आप लोग। ब्रांड ए के लिए वर्ष 2015 में बेची गई, तो ब्रांड ए जो है 2015 में कितना है? 500 है। देखिए यहाँ पे कितनी है? 500 है, ठीक है। बेची गई कार, जबकि वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या से कितना प्रतिशत की कमी हुई? तो 14 में देखिए दोस्तों 750 है। कितनी है वो? 750। यहाँ पे आप दोनों देखिए, 14 में 750 है और जबकि 15 में 500 है। तो कह रहा है कितने की कमी हुई है, यही आपसे पूछ रहा है। तो कमी तो 750 से ही हुई है दोस्तों। कितने से हुई है? 750 से ही हुई है। और कितने कमी हुई है? 750 माइनस 500 इक्वल टू 250। गुणे 100 कर दीजिएगा, गुणे क्या कर दीजिए? 100, ठीक है ना। तो मैं देख रहा हूं कि 25 या 75 सीधे 3 टाइम्स में कट गया और 3 से 100 को कैंसिल करना है। तो आप सभी जानते हैं 33 सही 1/3 या 33.33%, ठीक है ना। आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। कह रहा है कितने वर्षों में ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक है? कितने वर्षों में ब्रांड ए जो है में जितनी भी कार बेची गई हैं ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों से अधिक है। ब्रांड ए और बी, ए ज्यादा हो किससे? बी से। क्या पहले वर्ष में है? तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अपोजिट बात है, ठीक है। पहले वर्ष में ऐसा बात नहीं है, ठीक है। क्या दूसरे वर्ष है? बिल्कुल नहीं है। क्या तीसरे वर्ष? यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है दोस्तों 13 में है। और यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां है 2। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 92 नंबर का बी, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 93 नंबर। कह रहा है वर्ष 2008 से 2016 तक किस वर्ष में ब्रांड ए तथा ब्रांड बी की संयुक्त बिक्री सबसे अधिक है? 93 नंबर के देखिए सबसे ज्यादा बिक्री किसमें है? आप देखेंगे तो 1840 एकमात्र इसी में है और इधर 1150 लगभग। इधर देखिए आप किसी में भी 1850 के आसपास नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बनेगा 2009 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप ध्यान पूर्वक इसे जोड़ लीजिए। आप देखिए इनको जोड़िए, पहले जो ऑप्शन है उसको जोड़िए, 2008, 9, 12 और 16 को जोड़िए, ठीक है ना। तो आप अगर इनको जोड़ते हैं तो देखेंगे आप क्या पा रहे हैं कि 1700, 1000 इधर, तो 2770 हो गया। जबकि इधर हम जोड़ते हैं इसको हम जोड़ते हैं तो 3000 लमसम हो गया। 10 कम है नहीं, 3000 हो गया, सबसे ज्यादा बन रहा है, जो कि ना तो 12 में पूरा हो रहा है, ना ही 13 में, ना ही 16 में, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2009। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 94, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है वर्ष 2015 में दोनों ब्रांडों की कुल बिक्री, वर्ष 2015 में दोनों ब्रांडों की कुल बिक्री जो है और 2016 में हुई कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है? 2015 और 16 की बात कर रहा है, दोनों ब्रांड की बात कर रहा है। तो 15 व 16 की बात कर लेते हैं। तो 15 में दोस्तों 500 और 1150 है और 16 में 1150 850 है। तो दोनों को जोड़ लीजिए ना। दोनों को जोड़ने पर हम देख क्या पा रहे हैं कि अगर हम 15 का जोड़ते हैं सबसे पहले, तो 500 और 1150 को हम जोड़ते हैं तो 1650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1650 हो जाएगा। तो इसको साइड में लिख लेते हैं 1650। जबकि 16 का अगर हम जोड़ते हैं तो 1150 और 850 है, 1150 और 850 है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो पूरा 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। गुणे 100 कर दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 165 को विभाजित कर दीजिए, यानी 165 का आधा कर दीजिए। कितना आएगा? 82.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 94 का ए, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 95 नंबर। क्या है 95 नंबर, क्या कह रहा है? 95 नंबर कह रहा है ब्रांड ए के लिए वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या में वर्ष 2008 में बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 2008 से 14 में ब्रांड ए की बात किया है। ब्रांड ए में देखिए 1050 है, 14 में 750 है। 14 में कितना है? 750 है, यहां पे देख पा रहे हैं आप। तो कितने की कमी है? 1050 से 750 घटा दीजिए तो 300 आ जाएगा। और 300 जो है वो 1050 का कितना प्रतिशत है, यही तो पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसे डिडक्ट कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 3 से आप काट लीजिए इसे सर्वप्रथम। ठीक है, 3 से इसे आप काट लीजिए। तो 3 से मैं अगर इसे काटता हूं तो 3 त्रिक के 9, 3 पचे 15, 3 त्रिक के 9, 3 पचे 15 और 3 से 10 टाइम में। तो अब मैं काट सकता हूं 5 से 5 दूनी 10, 5 सते 35। यानी मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पे 2/7 हो रहा है। कितना हो रहा है? 2/7। 2/7 यानी 200, 100 से गुणा कर दीजिए, बटे 7 कर दीजिए, बटे 7 कर दीजिए। 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचा कितना? 6 हो जाएगा। बचा कितना? 6 हो जाएगा। और 7 बट्ठे 56 यानी 28 दशमलव समथिंग आएगा। 28 दशमलव समथिंग किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है, यानी हमें आगे भी हल करना पड़ेगा। 4 बचा है तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा, फिर से 5 बचा है, फिर 7 सत्ते 49 जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर बनेगा। 200/7 करके आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर बनेगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट डीआई को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट डीआई भी ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। यहां पे देखेंगे तो जो ट्रायंगल वाला शेप है वो वाई है, और इस तरह से जो सिंबल बना है वो आपका एक्स है, और इस तरह का जो सिंबल बना है वो जेड है। ठीक है ना, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा और अध्ययन करिएगा इसका कि आपका क्या उत्तर बन रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कह रहा निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात सबसे अधिक था? तीनों कंपनियों का निर्यात सबसे अधिक दोस्तों वही ना होगा जहां सबसे ऊपर होगा। तो यहां देख रहे हैं 1999 में सबसे ज्यादा हमको सीधे सीधे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, सीधा सीधा उत्तर बन जा रहा है, तो हमें हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 97 ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है तीनों कंपनियों के 1994 में औसत निर्यात, तीनों कंपनी जो है 94 में औसत निर्यात और 95 में औसत निर्यात के बीच अंतर पूछ रहा है। 94 और 95 का। तो 94 का देख सकते हैं यहाँ 40 है यहाँ पर, और यहाँ पे 60 है। कितना हो गया? 100 हो गया। और इधर हम देख रहे हैं तो इधर 90 है, 190 हो गया। कितना हो गया? 190। ये हो गया। इधर साइड में लिख लेता हूं 190, एक हो गया। दूसरा 1995 अगर देखें हम तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे जो है 60 है। 60 40 100 हो गया, इधर 120 220 हो गया। ठीक, यानी 190 और 220 है। 190 और 220 है। अभी दोस्तों औसत पूछा था तो भाग भी करना है हमको। क्या करना है? हमको इसमें भाग भी करना है। ठीक है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि इधर सीधे सीधे डिफरेंस 30 का है। 30 का डिफरेंस है, 3 से भाग कर दीजिए, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था? कह रहा है किस वर्ष में कंपनी वाई तथा जेड के बीच अंतर अधिकतम था? वाई और जेड को खोजिए जरा, वाई और जेड को। ठीक है, अंतर सबसे ज्यादा कहाँ है? तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर ये रहा वाई और ये रहा जेड। ठीक है ना, मैं देख सकता हूं कि यहाँ 60 है, यहाँ 120 है। तो डिफरेंस 60 का वहां हो गया सबसे ज्यादा। ठीक है, डिफरेंस वहां 60 का हो गया सबसे ज्यादा। तो वो वर्ष कौन सा है? 1995। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 98 नंबर का। 99 नंबर अगर हम देखें, इधर ध्यान पूर्वक आप देखेंगे, कह रहा है वर्ष 1999 में कंपनी एक्स का निर्यात और कंपनी जेड के निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है? वर्ष 1999 में एक्स का निर्यात और जेड के निर्यात से कितना ज्यादा है? तो जेड का निर्यात जो है दोस्तों वो कितना दिख रहा है आपको? 90 दिख रहा है।
और एक्स का निर्यात जो दिख रहा है आपको कितना दिख रहा है, वो ध्यान से देखिए 120 दिख रहा है, यानी वो कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। ठीक है ना, तो 30 ज्यादा कितने से है, 90 से कह रहा है। किससे कह रहा है, 90 से कह रहा है। 30 ज्यादा है, कहां से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, ये कह रहा है ना। ठीक है, ये बात ध्यान से समझिए। पहले पहले क्या कह रहा है हमसे, इधर देखिए प्रश्न पढ़िए, कह रहा है वर्ष 1999 में एक्स का निर्यात और कंपनी जेड के निर्यात से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो पहले सबसे यहां देखिए आप, जेड का जो निर्यात है यहां पर कितना बन रहा है, यहां पर जो बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है कितना, यहां हम देख पा रहे हैं 100 बन रहा है। कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। ठीक, यहां 100 बन गया। और एक्स में अगर हम देखें, एक्स में कितना बन रहा है, तो 120 बन रहा है, यानी 20 बन रहा है, 20 ज्यादा बन रहा है। ठीक है, डिफरेंस करने में थोड़ा दिक्कत होगी। 20 कहां से है, 20 कहां से है, 100 से है, तो 100 कर लीजिए, नीचे गुणे 100 कर लीजिए। 100 से कैंसिल, 20%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मिलान करने की जरूरत है दोस्तों, यहाँ लाइन खींची हुई है, इस लाइन को अगर आप सही से नहीं मिलाएंगे तो फिर कुल गलत हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है ये। वर्ष 1995 में तीनों कंपनियों का औसत निर्यात कितना है, तीनों कंपनियों का 95 में औसत निर्यात का है, तीनों कंपनियों का कितना रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ 40 है, यहाँ 60 है, 100 हो गया, और यहाँ पे कितना है, 120 है, 120 यानी 220, 220 बटे 3 कर दीजिए आप, कितना कर दीजिए, 220 बटा 3 कर दीजिए आप। 3 सते 21, 7 टाइम में कटा, 3 त्रिका 9। ठीक है, ये कटता हुआ चला जाएगा ऐसे, यानी 73.33 आपके प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा, क्या ये एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अथवा नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लेखपाल एग्जाम के लिहाज से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीआई को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग तो सारी बात समझ में आएगी और अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।